हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे और जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और इन्हें किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। ये क्या होती है? इट इज़ अ चेन ऑफ टर्म्स एंड वेरिएबल्स, यानी कि पॉलिनोमियल जो होती है हमारी चेन होती है किसकी? टर्म्स और वेरिएबल्स की। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पर ये भी हमारी एक टर्म है, ये भी हमारी एक टर्म है और यहाँ पर ये भी हमारी एक टर्म है और ये आपस में एक दूसरे से प्लस और माइनस के साइन से जुड़ी हुई हैं। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है? एक चेन होती है किसकी? टर्म और वेरिएबल की, जो कि आपस में प्लस और माइनस के साइन के साथ एक दूसरे से जुड़ी होती है। अब बात करते हैं कि टर्म क्या होती है। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है 7x। अब यहाँ पर ये जो हमारा 7x है, इसकी एक साइड पर तो हमारा एक नंबर है और दूसरी साइड पर A to Z से लेकर कोई भी अल्फ़ाबेट होता है। जब ये दोनों आपस में इस तरह से जुड़कर लिखे होते हैं तो वो क्या कहलाती है? टर्म कहलाती है। और वेरिएबल किसे कहते हैं? बात करते हैं वेरिएबल की। जब कभी भी किसी भी नंबर के साथ A to Z से लेकर कोई भी अल्फ़ाबेट लिखा होता है वो हमारी क्या कहलाती है? वेरिएबल कहलाती है। बात करते हैं कोफिशिएंट की। तो कोफिशिएंट हमारा टर्म का जो नंबर वाला पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर ये जो हमारा 7 है ये क्या है? कोफिशिएंट है। अब बात करते हैं कांस्टेंट टर्म की। तो इस पॉलिनोमियल के अंदर जिस किसी भी टर्म के अंदर कोई भी A to Z वाला अल्फ़ाबेट नहीं लिखा होगा तो वो क्या कहलाएगी? हमारी कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म हमारी बनती कैसे है इसे भी समझ लेंगे। जैसे कि हमारे पास है 2 और एक वेरिएबल है हमारे पास इनटू के अंदर x और इसकी पावर है 0। तो जब कभी भी किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो इस तरह से ये जो 2 होगा हमारा, ये भी हमारी एक सिंगल टर्म होगी पर इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। अब दूसरी चीज़ हमें क्या ध्यान रखनी है? पॉलिनोमियल के अंदर जो हमारी वेरिएबल होती है उनकी कोई भी पावर हो सकती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, यहाँ पर मैंने अभी कोई भी पावर नहीं लगाई थी, पर पॉलिनोमियल में वेरिएबल की कोई भी पावर हो सकती है। जैसे कि x की पावर 3, x की पावर 2 और कांस्टेंट टर्म के अंदर वेरिएबल है नहीं, इसलिए यहाँ पर इसकी पावर नहीं होगी। और यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या होगी? 0 से लेकर इन्फिनिटी तक का कोई भी होल नंबर जो होगा वो हमारी वेरिएबल की पावर होगी। अगर कभी भी वेरिएबल की पावर 1/2 या फिर फ्रैक्शन के अंदर होगी तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन है हमारी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे कि पावर हमेशा हमारी 0 से लेकर 1 2 3 इन्फिनिटी तक कोई भी होल नंबर होगा। कभी भी 1/2 या 1.2 में कोई भी पावर होगी हमारी तो वो इक्वेशन कभी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी। पावर को एक्सपोनेंट भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारी ये x की पावर 3 है तो ये x का एक्सपोनेंट भी कहलाएगा। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टर्म क्या होती है। टर्म होती है हमारी एक नंबर और एक अल्फ़ाबेट। वेरिएबल क्या होती है? टर्म का अल्फ़ाबेट वाला पार्ट। कोफिशिएंट क्या होता है? टर्म का नंबर वाला पार्ट। कांस्टेंट टर्म क्या होती है? जिस टर्म के साथ A to Z वाला कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं लिखा होता वो हमारी कांस्टेंट टर्म कहलाती है। और एक्सपोनेंट होती है हमारी वेरिएबल की पावर। अब कैटेगरीज ऑफ टर्म्स को जानेंगे, यानी कि पॉलिनोमियल्स की जो हमारी टर्म्स होती हैं उनकी जो कैटेगरी होती हैं। जो टर्म हमारी सिंगल टर्म होगी उसे हम क्या कहेंगे? यानी कि जिस किसी भी पॉलिनोमियल में सिर्फ हमारी एक टर्म होगी वो कहलाएगा मोनोमियल। जिस पॉलिनोमियल के अंदर 2 टर्म्स होंगी, जैसे कि यहाँ पर एक टर्म है 4x और दूसरी टर्म है 3, तो 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा? बायनोमियल। और जिस पॉलिनोमियल के अंदर हमारी 3 टर्म्स होंगी उसे क्या कहेंगे हम? ट्राइनोमियल। और जिस पॉलिनोमियल में 3 से ज़्यादा टर्म होंगी वो कहलाएगा हमारा पॉलिनोमियल। ये सब भी हमारे पॉलिनोमियल भी कहलाते हैं, मगर इन्हें टर्म्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है। बात करते हैं कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। इसकी डेफिनेशन है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। यहाँ पर मैंने पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल दिया है। जिस किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो क्या कहलाएगी? हमारी डिग्री। जैसे कि यहाँ पर 7x की पावर है 2 प्लस 3x का है क्यूब, तो इन दोनों में से जो भी पावर बड़ी होगी वो पॉलिनोमियल की हमारी डिग्री कहलाएगी। डिग्री के अकॉर्डिंग भी पॉलिनोमियल को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर जिस किसी भी वेरिएबल की डिग्री 1 होती है
है उसे क्या बोलते हैं हम अपना लीनियर पॉलिनोमियल। अब सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री हमारी 2 होती है उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिस किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री हमारी 3 होती है उसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमेशा ध्यान रखेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 2 होती है और क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 3 होती है। अब यहाँ पर हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और क्या ध्यान रखनी है कि पॉलिनोमियल को डिग्री के अकॉर्डिंग हमें जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि एग्ज़ाम के अंदर कोई क्वेश्चन आता है हमारा 7x² प्लस 3x³ प्लस 4x6 और -2, तो हम इसे जनरल फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, तभी अपना सल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। तो जनरल फॉर्म में कुछ इस तरह से कन्वर्ट करते हैं, यानी कि जिस किसी भी वेरिएबल की पावर सबसे बड़ी होगी उसे सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटे वाले वेरिएबल की पावर को, फिर सबसे छोटे वाले वेरिएबल की पावर को, यानी कि जो पावर सबसे बड़ी होगी उसे सबसे पहले और जिसकी पावर सबसे छोटी होगी उसे सबसे एंड में। एग्ज़ाम में हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी कोई भी हमारा पॉलिनोमियल दिया हो तो उसको पहले जनरल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं, यानी कि सबसे बड़ी पावर वाली टर्म सबसे पहले और सबसे छोटी पावर वाली टर्म सबसे एंड में। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, हमें पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्या पता होना चाहिए, जो कि एग्ज़ाम में हमसे अक्सर पूछी जाती है कि पूछा जाता है कि रिलेशन बताओ पॉलिनोमियल के ज़ीरो और उसके कोफिशिएंट के बीच। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल के ज़ीरो और उसके कोफिशिएंट के बीच क्या आपस में रिलेशन होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल की पहले जनरल फॉर्मेशन होती है ax + b = के अंदर 0। a यहाँ पर क्या है, हमारा कोफिशिएंट है, x हमेशा वेरिएबल होता है और बिना वेरिएबल वाला कोई भी नंबर हमारी कांस्टेंट टर्म कहलाती है। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, लीनियर पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड करना है और उस ज़ीरो को उसके कोफिशिएंट से रिलेट कर बताना है कि ज़ीरो और कोफिशिएंट के बीच आपस में क्या रिलेशन है। तो ज़ीरो फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है माइनस कांस्टेंट टर्म एंड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। तो माइनस कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर हमारी b और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पर हमारा a। तो यहाँ मैंने लीनियर पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल लिया 4x + 12 के अंदर 0। हमें यहाँ पर इसका ये ज़ीरो फाइंड करना है और फिर ज़ीरो ये वाला जो हमारा ज़ीरो फाइंड होगा वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल -b/a के। तो इसे पहले सॉल्व करेंगे हम, अपना प्लस का 12 इधर आकर माइनस में कन्वर्ट। अब यहाँ पर बचा था 4x, तो ये होगा हमारा मल्टीप्लिकेशन का 4 इधर आकर क्या डिवाइड में, तो ये होगा -3। अब जब हमारा यहाँ पर ज़ीरो फाइंड हो गया है तो हम क्या करेंगे कि इस ज़ीरो को किसके इक्वल रखेंगे, कांस्टेंट टर्म के, यानी कि पहले यहाँ पर ज़ीरो लिख देंगे, क्या निकला हमारा -3। अब कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर हमारी 12 है, तो 12 लिख देंगे और फॉर्मूले का माइनस। और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पर हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x है 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4, ये कट होगा 4 × 1 = 4 और 4 × 3 = 12। तो इधर की साइड भी -3 आएगा और यहाँ पर भी -3 आएगा, यानी कि यहाँ पर जो हमारा ज़ीरो फाइन हुआ है वो किसके इक्वल है, -b/a के। तो ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल आएंगे, LHS और RHS हमेशा एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसका मतलब ये होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल के ज़ीरो और उसके कोफिशिएंट के बीच ये रिलेशन होगा कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो कि एग्ज़ाम में हमसे अक्सर पूछी जाती है और इसे हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरो को फाइंड करने के लिए जनरल फॉर्म होती है ax + bx + c के अंदर 0, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। इस वजह से इसके कितने ज़ीरोज़ फाइंड किए जाते हैं, 2 ज़ीरोज़। पहली बार में सम ऑफ ज़ीरोज़ को फाइंड किया जाता है और दूसरी बार में प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को फाइंड किया जाता है, यानी कि ज़ीरोज़ यहाँ पर ज़ीरोज़ को प्लस किया जाता है और यहाँ पर जो भी ज़ीरोज़ हमारे निकल कर आते हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है x² - 2x - 8। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी इक्वेशन का फ्रैक्शन निकालेंगे। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए फर्स्ट वाली टर्म को लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर तो हमारे पास है 1
इस वाले 1 को, यानी कि ये जो 1 है इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1 इन 2 के अंदर 8 और इसके फ्रैक्शन निकालेंगे। अब यहाँ पर जो हमारे फ्रैक्शंस आए हैं उनको क्या करेंगे कि कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे कि वो प्लस और माइनस होकर -2x आने चाहिए। तो ये किस तरह से आएंगे, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर 2, यानी कि -4x प्लस 2x का मतलब क्या होता है, माइनस प्लस माइनस -2x। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x² -4x प्लस 2x और माइनस के अंदर 8। अब यहाँ से हम अपना कॉमन लेंगे, यानी कि इसमें से और इसमें से। तो x² है तो यहाँ से हमने x को कॉमन लिया तो ये होगा हमारा x माइनस में 4। अब यहाँ से हम 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा x -2 के टेबल में 8 आता है 4 नंबर पर। तो ये होगा हमारा पहले x -4 और x + 2। अब इसके ज़ीरोस फाइंड हो जाएंगे, कैसे, x - 4 = 0, यानी कि x इज़ के अंदर 4। अब ऐसे ही x + 2 इज़ में 0, x इज़ -2, यानी कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 थी और यहाँ पर 2x थे, इसलिए यहाँ पर हमारे 2 ज़ीरोस फाइंड हुए हैं, क्या क्या, 4 और -2। अब हम इसका रिलेशन बताएंगे सम ऑफ ज़ीरोस, यानी कि इन दोनों ही ज़ीरोस को हम अपना प्लस करेंगे। तो पहला क्या था यहाँ पर हमारा 4, सम मतलब प्लस करना, और दूसरा है -2। तो ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। अब ये जो हमारा 0 है ये किसके इक्वल है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। तो पहले माइनस का साइन लगाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पर हमारा माइनस के अंदर 2 है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 2, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, यहाँ पर हमारा 1। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल और नीचे वाले 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 2 इज़ के अंदर 2 आया, यानी कि LHS और RHS दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो हमारा 0 निकल कर आया था उसका सम करने के बाद, फॉर्मूला लगाने के बाद ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के अंदर इन दोनों ज़ीरोज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × के अंदर -2, तो ये होगा हमारा -8। अब ये जो हमारा 0 निकल कर आया है इसे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखेंगे। यहाँ पर हमारी कंस्टेंट टर्म क्या है, -8 है, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, यहाँ पर हमारा 1। तो डेनोमिनेटर के 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो LHS और RHS एक दूसरे के इक्वल आया है। तो यहाँ पर हमारा रिलेशन हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो 0 निकल कर आए थे उनके ज़ीरोस, उनके कोफिशिएंट और ज़ीरोस के बीच में, यानी कि इसके 2 ज़ीरोस निकल कर आए थे। अब यहाँ पर हमारा पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में